ऐसी की बातें हमारे साथ कल तक चल रही थी कि स्ट्रैटेजी जो हमने चूज की है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए ऑफ अदर्स। वो सपोर्ट हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, जो हम मैनेज करेंगे थ्रू इंटरनल रिलेशनशिप्स। सपोर्ट हमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, जो हम मैनेज करेंगे थ्रू एक्सटर्नल रिलेशनशिप। इंटरनल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं? थ्रू सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा इनमें से हमने चूज करना है, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? डिपेंड करता है ऑन 3 फैक्टर्स: प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और सेंट्रलाइजेशन क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट हेड ऑफिस, नो डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल। लेकिन इसके फायदे भी हैं। Congruency of decision towards objective of the organization. It will help to achieve more coordination, and in crisis it is better to make decision centrally. और एक छोटा बिजनेस, साइज छोटा, ऑपरेशन सिंपल, सेंट्रलाइजेशन पे चलेगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? स्प्रेड ऑफ पावर टू लोअर लेवल टू लोकल मैनेजर्स। और एक लार्ज बिजनेस में हमने किस पे चलना है? डिसेंट्रलाइजेशन पे। ऐसा बिजनेस जिसके ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स हैं, वहां पे हमने किस पे चलना है? डिसेंट्रलाइजेशन, लाइक फंक्शनल या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। जिसके 4 फायदे हैं: लोकल मैनेजर्स हैव बेटर नॉलेज अबाउट लोकल कंडीशंस सो दे कैन मेक बेटर डिसीजन। इट विल हेल्प टू मोटिवेट द लोकल मैनेजर्स। It will help into quick decision making. Decision are resolved, problem are resolved at local level, and management time will be saved because management have to focus on few rather than all issues. और सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस, डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस, सेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। कवर कर लिया हमने ये। एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं? थ्रू 4 वेज: strategic alliance, value network, outsourcing and virtual organization. Strategic alliance, a formal agreement between other parties किस लिए? to make support. Like example क्या हमने दी? Devo and UBR. Value network, informal agreement with others in the same industry, like with supplier या फिर with डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। आउटसोर्सिंग क्या थी? इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इंटरनली, सब कॉन्ट्रैक्टिंग द वर्क टू अदर्स इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। जिसके 4 फायदे हैं: इट विल हेल्प इन गेनिंग कंपैरेटिव एडवांटेज, इट विल हेल्प टू ऐड वैल्यू,
It will help for availability of staff as well as cost saving. It will also help for time saving for management. लेकिन दो मसले भी हैं. Loss of control over the outsourced work. You cannot monitor what he is doing. And nature of relationship is critical. If not properly managed relationship, business can be affected. आउटसोर्सिंग क्या क्या हो सकती है कि 5 एग्जांपल्स जो हमने कवर की थी. IT फंक्शन, अकाउंटेंसी फंक्शन, क्लीनिंग सिक्योरिटी, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, HR, मार्केटिंग कैन बी आउटसोर्स्ड. तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, बड़ा टॉपिक. एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं थ्रू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. एक्सटर्नल रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं थ्रू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सपोज मेरा एक बिजनेस है. क्या बिजनेस है? इवेंट्स मैनेजमेंट का बिजनेस है. मैं लोगों के इवेंट्स, लोगों के फंक्शन मैनेज करता हूं. कैसे मैनेज करता हूं कि लोग मुझे फोन पे बताते हैं भाई फलां जगह पे फलां डेट टाइम में हमारा इतने लोगों का फंक्शन है, क्या आप मैनेज करोगे? मैं कहता हूं हाँ मैं मैनेज करूंगा. क्या किया हुआ, मैंने एक कैटरिंग कंपनी के साथ डील की हुई है कि मुझे जब भी कोई कैटरिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा तो आप मुझे प्रोवाइड करोगे. उनको कॉल करता हूँ फलां जगह पे फलां डेट टाइम पे मुझे ये इतना कैटरिंग इक्विपमेंट चाहिए, वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं. एक लाइटिंग डेकोरेशन कंपनी के साथ मैंने डील की हुई है कि मुझे अगर कभी लाइटिंग डेकोरेशन करवानी है तो मैं आपसे करवाऊँगा. वो कहते हैं ठीक है. उनको कहता हूँ फलां जगह पे मुझे इतने एरिया में ये इस तरह की लाइटिंग डेकोरेशन चाहिए, वो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं. एक फूड कंपनी को मैं फ़ोन करता हूँ मुझे ये फूड इतनी क्वांटिटी में इतने लोगों के लिए चाहिए, वो भी आ जाते हैं. एक लेबर कंपनी को कहता हूँ इतने मुझे वेटर चाहिए, ये हेल्पर्स चाहिए, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं. ये सब कुछ वहाँ पे आ जाता है. मैं जाता हूँ वहाँ पे जाके फंक्शन अरेंज करवाता हूँ. फंक्शन अरेंज करवा के बाद में कस्टमर से पैसे लेता हूँ. इनके पैसे इनको दे के अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ जाता हूँ. बिजनेस है. क्या मेरा कोई बिल्डिंग है? मेरे कोई एसेट्स हैं? मेरी कोई इन्वेंट्री है? क्या मेरे कोई परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं? तो ये जो बिजनेस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं विद ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस आउटसोर्स करते हुए, इसे क्या नाम दिया जाएगा? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का. विद नो हेड ऑफिस, नो बिल्डिंग, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री, नो परमानेंट स्टाफ, लेकिन बिजनेस है. सपोज मेरा एक और बिजनेस है. क्या बिजनेस है? कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, लोगों के घर बनाते हैं. किसी बंदे के पास प्लॉट है, उसने कहा जी मुझे घर बनवाना है, तो मैंने उसे क्या किया, डिफरेंट घरों के मॉडल दिखाए, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. उन्होंने कहा ऐसा बनाना है. मैंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा. कितने में? इतने में. क्या किया, मैंने एक मटीरियल कंपनी को कॉल की कि ये मटीरियल मुझे फलां जगह पे चाहिए, वो आ जाता है. एक मशीनरी कंपनी को कॉल की कि ये मुझे कंस्ट्रक्शन मशीनरी चाहिए इतने दिनों के लिए, वो आ जाती है. एक लेबर कंपनी को कहा कि इतने मुझे मजदूर मिस्त्री चाहिए इतने दिनों के लिए, वो भी आ जाते हैं. डेली मैं साइट पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके मजदूरों मिस्त्रियों से मशीनरी मटीरियल है, काम करवाता हूँ. 1-2 मंथ में घर बनता है. कस्टमर को पैसे चार्ज करता हूँ, ये बाकी लोगों के पैसे उनको दे के अपना प्रॉफिट पॉकेट में डाल के घर आ जाता हूँ. बिजनेस है. क्या मेरे कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस, कोई एम्प्लॉयज़, कोई एसेट, कोई इन्वेंट्री? तो ये क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. इन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करना विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हुए, विद नो हेड ऑफिस, नो बिल्डिंग, नो एम्प्लॉयज, नो एसेट्स, नो इन्वेंट्री. मेरा एक और बिजनेस है. क्या बिजनेस है? दुबई में हम IT सर्विसेज की एक कंपनी बना के बैठे हुए IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कैसे कंपनी हमने बनाई हुई है कि हमने अपनी कंपनी की एक वेबसाइट बनाई हुई है. हमें कस्टमर वेबसाइट के थ्रू अप्रोच करता है. क्यों? आजकल किसी को भी कोई चीज़ चाहिए, कहाँ से मिलेगी? वो क्या करता है? गूगल. ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? गूगल. गूगल करते ही पहले पेज पे कंपनीज के नाम आ जाते हैं, यहाँ से चीज़ आपको मिलेगी. अब वो गूगल करते ही पहले पेज पे मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए, फिर जाके कस्टमर मुझे मिलेगा. उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें नाम दिया जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मीन कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं
जो गूगल पेजेस पे आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाती हैं। तो मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर हाउस वालों को पैसे दिए हुए हैं कि आपने ये प्रोग्रामिंग करते रहना है ताकि गूगल सर्च इंजन पेजेस पे मेरी वेबसाइट जो है वो टॉप पे रहनी चाहिए। उसके थ्रू क्या आ जाता है, मेरी वेबसाइट टॉप पे आती है, कस्टमर आके मेरी वेबसाइट खोलता है, देखता है उसे ये चीज़ मुझसे मिल रही है, उसके ऊपर मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वो फ़ोन नंबर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे अप्रोच करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप दोगे? मैं कहता हूँ दूंगा। कितने में? मार्केट में उसका रेट पूछता हूँ, कस्टमर को प्राइस अपना प्रॉफिट चार्ज करके कोट कर देता हूँ। कस्टमर कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है। अच्छा, किस तरह की बनवानी है? इस तरह की। क्या करता हूँ, पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर हाउस से पूछता हूँ ये वेबसाइट कितने में बना के दोगे? वो कहते हैं सपोज 50,000 में। कस्टमर को कहता हूँ दुबई में तो बैठा है, 1 लाख रुपया चार्ज करूँगा। कस्टमर कहता है ओके। इधर 50,000 की वेबसाइट बनवाता हूँ, उधर कस्टमर को देता हूँ, बाकी 50,000 प्रॉफिट। कस्टमर कहता है मुझे ये फ़लाँ प्रिंटर चाहिए, मुझे ये फ़लाँ कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कितने में? ठहर मैं अभी तो ये रिप्लाई देता हूँ। मार्केट में उसके रेट पूछे, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट चार्ज किया, कस्टमर को कहा इतने में, वो कहता है ठीक है ओके। मार्केट से चीज़ उठाई, कस्टमर को दी, प्रॉफिट अपनी पॉकेट में। बिजनेस है क्या? कोई मेरा ऑफिस है, कोई इन्वेंट्री, कोई एसेट, कोई एम्प्लॉय, लेकिन बिजनेस चल रहा है। ये क्या है? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल रिलेशन मैनेज करने हैं बिजनेस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कैसे मैनेज किए जा सकते हैं? ऐसे भी मैनेज किए जा सकते हैं, ऐसे भी मैनेज किए जा सकते हैं। कुछ एरिया जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, दूसरों के थ्रू परफॉर्म करके भी मैनेज किया जा सकता है, या बिजनेस परफॉर्म करना है तो सब कुछ आउटसोर्स करके भी परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल है कब? जब आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर, ये चीज़ें आपको चाहिए। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ आउटसोर्स करके बिजनेस मैनेज करने के लिए। वो फंक्शन मैं कर रहा हूँ मैनेज, उधर से फूड वाला लेट हो गया तो मैं भाग के फूड वाले के पास नहीं जाऊँगा, उसे कॉल करूँगा और आजकल कहाँ मर गया, यहाँ पे मेरा फंक्शन लेट हो रहा है, भाग के जल्दी यहाँ पे आ। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर मैनेज नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैं बाहर से ले रहा हूँ तो कैसे मैनेज करूँगा उनको? टेक्नोलॉजी, ईमेल, फ़ोन के थ्रू। टेक्नोलॉजी, ईमेल है, फ़ोन है, तो फिर जाके ये पॉसिबल होगा, वरना ना तो ये पॉसिबल है और ना ही आउटसोर्सिंग पॉसिबल है। या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज होगी सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेस पर ही नहीं, आपके रिलेशनशिप की बेस पर भी, कि आप जिनसे चीज़ें ले रहे हो, जिनसे काम करवा रहे हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। ऑन टाइम पे उसने कहा भाग जा, भी मैं नहीं दूंगा, तो आप तो ऑलरेडी कस्टमर को ओके कर बैठे थे। क्या खैर अल्टरनेटिव नहीं है आपके पास, तो फिर ये बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? एक तो मैनेजर्स का अपना एक्सपीरियंस कि उसने रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं, अगर वो एक खापट डालता भी है तो कोई और आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। और दूसरा, मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। हम पढ़ते हैं क्या है ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑन पेज 62. So an organization that does not have identifiable physical existence, mean no head office, no center of operation, no full-time employees, as have outsourced all operations. It is a network of individuals linked by computers and telecommunication networks. क्या है? नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल है, लिंक्ड बाय कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स such as internet and business contacts. For example, a small business, a house builder, core competence is his personal skill and experience, कि कैसे आपने लोगों को मैनेज करके ये काम चलाना है। या फिर लार्ज बिजनेस भी हो सकता है, कंपनी दैट सेल्स ब्रांडेड फुटवेयर, कोर कंपिटेंस इज ब्रांड नेम। या आजकल जितने भी ब्रांड हैं ये अपनी प्रोडक्शन आप खुद नहीं करते, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इधर से करवाते हैं। और क्या किया आप इन्होंने? सिर्फ अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वेबसाइट पे कस्टमर ऑर्डर करता है, ये वही ऑर्डर यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सप्लायर को सेंड करते हैं। सप्लायर क्या करता है? वो चीज़ बना के डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर कर देता है। मीन खुद ना इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत है, ना कोई एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत है, ना कोई प्रोडक्शन मशीनरी रखने की ज़रूरत है, लेकिन बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है?
A key to a successful virtual organization is the successful management of all the different external relationship. क्यों? रिलेशनशिप मैनेज नहीं हुए तो बिजनेस नहीं चलेगा. एंड सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज, टाइमिंग सीक्वेंस उसका प्रॉपर आपने सेट करना है, और वो सीक्वेंस टाइमिंग सेट करने में आपको टेक्नोलॉजी हेल्प देगी. द वर्चुअल कंपनी हैज बीन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट इन आईटी टेक्नोलॉजी. उसके बिना ना तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल है और ना ही आउटसोर्सिंग इजीली पॉसिबल है. तो क्या करना है, हमने ये सारा का सारा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को रटा लगाना है. आईकैप बुक में इसे डबल लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसमें से रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट निकाल लिया. जो हमने मेनली रटा लगाना है डेफिनेशन, एग्जांपल्स दो आ गई, और नीचे इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सक्सेसफुलनेस हमने बता दी कि किस चीज़ पे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है. सो इंटरनल रिलेशनशिप हमने मैनेज करने हैं थ्रू सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. एक्सटर्नल रिलेशनशिप मैनेज करने हैं थ्रू 4 वेज: स्ट्रेटेजिक अलायंस, वैल्यू नेटवर्क, आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारे चैप्टर 2 में भी है, लेकिन हमने वहाँ पे पढ़ा नहीं था. क्यों? यहाँ पे पढ़ना था. चैप्टर 2 ऑलरेडी बहुत बड़ा था, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा शॉर्ट किया. आउटसोर्सिंग हमारे पास चैप्टर 2 में भी है, लेकिन हमने एडवांटेज वहाँ पे कवर नहीं किए, यहाँ पे आके दोबारा से कवर किए. क्यों? चैप्टर 2 चैप्टर 3 दोनों में ये टॉपिक थे, तो हमने इनको चैप्टर 3 में ही रखा. सो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर की हमने टाइप्स पढ़ ली. एंटरप्रेन्योरल भी होता है, फंक्शनल भी होता है, डिविजनल भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है. क्या ख्याल है? फिर टॉल, नैरो, फ्लैट, वाइड भी होता है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड भी होता है. ये भी क्या है? 2 स्ट्रक्चर ही ना, सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड. इनमें से अच्छा कौन सा है? इनमें से अच्छा कौन सा है? सारे अच्छे हैं. डिपेंड्स करता है किस चीज पे? ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे. साइज छोटा है तो एंटरप्रेन्योरल सेंट्रलाइज्ड अच्छा है, साइज बड़ा है तो फंक्शनल डिसेंट्रलाइज्ड, बहुत बड़ा है तो डिविजनल अच्छा है. क्या ख्याल है? डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑपरेशन पे. सिंपल ऑपरेशन है तो एंटरप्रेन्योरल सेंट्रलाइज्ड अच्छा है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं तो फंक्शनल, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो डिफरेंट नेचर के हैं तो डिविजनल. डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी. स्टेबल स्टैटिक एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हो तो फंक्शनल, टॉल, नैरो अच्छा है, जहां पे स्लो कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग के थ्रू चला जा सकता है. लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो तो फिर टॉल, नैरो नहीं, फ्लैट, वाइड अच्छा है, ताकि कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को क्या किया जा सके, क्विक किया जा सके. तो अच्छा स्ट्रक्चर है कौन सा, द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कौन सा है, डिपेंड करता है कंटिजेंसी. कंटिजेंसी मीन सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे. सिचुएशन सर्कमस्टांसिस क्या है? साइज ऑफ द बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, या व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव. व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव मीन प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. क्या इधर पावर अथॉरिटी अपने पास रखना चाहते हैं, यानी अपनी सरदर्दी कम करके लोगों के थ्रू काम करवाना चाहते हैं. तो 4 फैक्टर्स हैं जिस पे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है: साइज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स ऑपरेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड स्ट्रैटेजीज मीन प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. दिस मीन अगर आपने स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस, तो अच्छा स्ट्रक्चर होगा. क्या ख्याल है? अगर आपने अकॉर्डिंग टू साइज या नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया हुआ तो क्या है? गंदा, बुरा स्ट्रक्चर होगा. क्या ख्याल है? बिजनेस बड़ा हो गया और आप एंटरप्रेन्योरल सेंट्रलाइज भी चाह रहे हो, क्या अच्छी बात है? नहीं, ये बुरी बात है. बड़ा हो गया तो आपको कहाँ पे जाना है? फंक्शनल डिसेंट्रलाइजेशन पे जाना है. बिजनेस के अंदर आए दिन नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए आपको? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि एम्प्लॉय से डुअल रोल परफॉर्म किया जा सके. मैट्रिक्स नहीं बनाया तो फिर फेल हो गया. दिस मीन अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अडॉप्ट किया हुआ है तो इसे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे. अगर नहीं अडॉप्ट किया हुआ तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी. बेनिफिट्स क्या मिलेंगे अगर आपने अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो?
रिलेशनशिप अच्छे होंगे एम्प्लॉयज के, एम्प्लॉय मोरल सेटिस्फैक्शन क्या होगी, हाई होगी, अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, एफिशिएंसी अचीव होगी या इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी अचीव होगी, डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन क्या होगी, क्विक होगी, कस्टमर को हाई क्वालिटी गुड सर्विसेज मिलेंगी, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, हम ऑन जनरल लिख सकते हैं कि स्टाफ के मोरल हाई होंगे, स्टाफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, हाई क्वालिटी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। अगर आपने अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया तो मसले फेस करना पड़ेंगे। क्या मसले, यही सारी बातें उल्टा दो कि स्टाफ मोरल क्या होंगे, लो होंगे, डिससैटिस्फैक्शन होगी, रिलेशनशिप अच्छे नहीं, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कम्युनिकेशन पुअर होगी, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी, एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, पुअर क्वालिटी गुड सर्विस, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, लो होगी। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर है क्या, डिपेंड करता है सिचुएशन सर्कमस्टांसिस पे द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। Contingency theory of organization structure, the most effective organization structure for an entity depends upon size of the entity, complexity, nature of its operations, strategies what it is trying to achieve, mean preference of senior management, और चौथा फैक्टर साथ क्या लिख रहे हैं हम, बिजनेस एनवायरनमेंट। और अगर अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट ऑफ अडॉप्टिंग एन एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, relationship and processes appear logical and well organized, employees understand their role and objective, मीन क्लियर होगा मैंने क्या करना है, जहां पे स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं अच्छा तो वहां पे क्लैरिटी नहीं होगी। स्टाफ मोरल इज हाई एज एम्प्लॉय एम्ब्रेस रिपोर्टिंग लाइन, एम्ब्रेस बोलते हैं अडॉप्ट करने को, फॉलो करने को, रिपोर्टिंग लाइन मीन जो डायरेक्शन ऊपर से मिल रही है, लॉजिस्टिक मीन सिस्टम को, कि अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है तो एम्प्लॉयज के मोरल हाई होंगे, मीन मोटिवेशन लेवल हाई होगा, कमिटमेंट हाई होगी, और रिपोर्टिंग लाइन मीन टॉप मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन को एम्ब्रेस मीन फॉलो करेंगे, और लॉजिस्टिक मीन सिस्टम को फॉलो करेंगे। द कंपनीज ऑपरेशंस आर हाईली एफिशिएंट एंड द स्ट्रक्चर हैव्स टू ऐड वैल्यू, एफिशिएंसी के थ्रू वैल्यू एडिशन होगी, बेनिफिट्स इंक्रीज होंगे। Inefficiencies such as redundant layers of management and delay in responding to customer queries are minimized. Inefficiencies like delay in decision making या communication खत्म होगी। Customers and clients receive quality products on time and at fair prices, thus continue buying. और ultimately decision making can be made quickly by the right people. तो कोई 5-6 पॉइंट बना सकते हैं हम, रिलेशनशिप, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल, एफिशिएंसी, कस्टमर सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स, डिसीजन मेकिंग और साथ प्रॉफिटेबिलिटी, 6-7 पॉइंट बनाए जा सकते हैं। अगर अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है तो मसले होंगे। क्या, इन्हीं को उल्टा दो, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन जॉब रोल क्लियर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल रिपोर्टिंग लाइन एग्जिस्ट इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में मसला होता है कि आपने काफ़ी सारे काम करना होते हैं, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉय को क्लियर नहीं किया कि भाई वाकई ये करने हैं तो फिर एम्बिग्यूटी होगी। स्टाफ कैन बिकम फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, मीन मोरल हाई नहीं होंगे, क्या होंगे, लो होंगे, सड़ी शक्लें बनी होंगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको मैनेज कर रहे हो और स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली क्लियरली डिफाइंड नहीं है। द ऑपरेशंस में भी इनएफिशिएंट, एफिशिएंसी नहीं अचीव होगी, क्या होगा, इनएफिशिएंट। Say delivery cost of adopting one large country-based central warehouse exceed the cost of operating 3 regional based. पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हो, डिलीवरी करते हो और पूरे पाकिस्तान में कर रहे हो, और आपने सिर्फ वेयर हाउस पंजाब में बनाया हुआ है, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में भी डिलीवरीज यहीं से जाती हैं। इससे बेहतर नहीं कि आप सिंध, KPK, बलूचिस्तान में वेयर हाउस सेपरेट बना दो। क्यों, सेपरेट होंगे तो वहाँ से डिलीवरीज उधर ही जाएंगी तो क्विक भी होंगी और अल्टीमेटली कॉस्ट भी कम आएगी। क्या ख्याल है? तो अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने से, मीन वेयर हाउस अगर आपने सेपरेट बनाए हो तो एफिशिएंसी अचीव होंगी। अगर स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर्ली डिफाइन किया ही नहीं हुआ, एक ही जगह से सब कुछ जाना है, एक ही कंट्री बेस्ड वेयर हाउस से सब कुछ जा रहा है, तो ये क्या है, एफिशिएंसी नहीं, इनएफिशिएंसी। कस्टमर एंड क्लाइंट्स लूज आउट थ्रू डिले एंड लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्या ख्याल है? क्यों, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था तो कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग स्लो होगी,
तो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की गुड सर्विसेज नहीं मिलेंगी तो लूज होंगे। डिले इन डिसीजन मेकिंग वेयर इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद द डिसीजन मेकर who are not local to the customer or centralized decision made where cultural variation exists and sensitive to customer। इन आपके पास लोकल कस्टमर का नॉलेज नहीं है और आप सेंट्रलाइजेशन पे चल रहे हो। क्या ख्याल है? लोकल कस्टमर का नॉलेज नहीं है तो आपको किस पे चलना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन पे। और अल्टीमेटली अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन पे नहीं चल रहे तो कस्टमर को अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे। क्यों? लोकल मैनेजर्स को डील करने की आपने अथॉरिटी दी नहीं। तो ये क्या है मसला। इसके अलावा क्या है? डैमेज टू रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज, इम्पैक्ट लोअर द शेयर प्राइस ऑफ लिस्टेड कंपनीज विच मे देन बी एट अ रिस्क ऑफ कारपोरेट टेक ओवर। मीन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपकी कंपनी बिक जाएगी और जो नया खरीदने वाले आएगा, बॉट आउट कंपनीज गो थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग फेज, तो वो फिर रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, बिजनेस को चेंज करेंगे टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एंड इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। तो अल्टीमेटली बीइंग अ मैनेजर्स फिर आप अफेक्ट होगे। फिर कहता है अल्टीमेटली अ बैड फिट मीन गंदा स्ट्रक्चर may result in significant loss of customer to competitors and overall corporate failure। तो मसले क्या हैं? जॉब रोल क्लियर नहीं होंगे। मसले क्या हैं? एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होंगे। मसले क्या हैं? इनएफिशिएंसी अचीव होगी। मसला क्या है? डिले इन डिसीजन मेकिंग, डैमेज टू ब्रांड इमेज, रेपुटेशन अफेक्ट होगी, कंपनी बिक जाएगी और अल्टीमेटली बैड फिट क्या क्रिएट करेगा? कारपोरेट फेलियर। फायदे क्या होंगे? Good relationship will be established, more coordination will be achieved, high staff morale satisfaction, clarity of job role, high efficiency, quick decision making, high quality of goods and services for customer and high profitability। नहीं अच्छा स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया तो lack of job role, low morale satisfaction, frustration between employees, inefficiencies will be achieved in business, lower quality goods and services will be produced, delay in decision making due to poor communication, damage to the brand image and a bad fit will result into corporate failure। तो कोई 6 बातें हम कर सकते हैं, रटा लगाने की जरूरत है, ऑन वर्डिंग में लिखे जा सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा स्ट्रक्चर डिपेंड करता है किस चीज़ पे? साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रेफरेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। सो काफ़ी सारी स्ट्रक्चर की टाइप्स हमने पढ़ ली। एंटरप्रेन्योरल, फंक्शनल, डिविजनल मैट्रिक्स, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, टॉल, नैरो, फ्लैट, वाइड। कुछ 2 स्ट्रक्चर की टाइप जो है और भी हैं जो बताई हमें बर्न्स एंड स्टॉलकर ने। बर्न्स एंड स्टॉलकर क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक मैकानिस्टिक और एक ऑर्गेनिक। मैकानिस्टिक एंड ऑर्गेनिक। मैकानिस्टिक क्या है? फॉर्मल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी, मीन फंक्शनल, टॉल, नैरो, उसे क्या नाम दिया गया है? मैकानिस्टिक। ब्यूरोक्रेसी जहां पे जॉब टाइटल प्रिसाइज थे या लेस प्रिसाइज? प्रिसाइज। क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन। प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन मीन हर बंदे का रोल डिफाइन है और उसने वही करना है। और रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू स्किल नॉलेज थी या पोजीशन पावर? पोजीशन पावर मीन रिस्पेक्ट दी जा रही है लोगों को अकॉर्डिंग टू, रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द चार्ट। ऐसी बात थी। क्या ख्याल है? कम्युनिकेशन इसमें क्या होगी? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल कम्युनिकेशन, क्योंकि टॉल स्ट्रक्चर है तो क्या होगी? वर्टिकल कम्युनिकेशन। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी या स्लो होगी? स्लो डिसीजन मेकिंग। सो ये क्या है? एक स्ट्रक्चर मीन मैकानिस्टिक जो क्या है? फॉर्मल है। ब्यूरोक्रेसी रूल्स के अकॉर्डिंगली सब कुछ चलेगा। प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन है। रिस्पेक्ट दी जाएगी लोगों को अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द चार्ट।
वर्टिकल कम्युनिकेशन होगी और क्या होगी, स्लो डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन फ्लैट वाइट, जो कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सब मिलजुल के एक लेवल पे काम कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी होगी नहीं, ये क्या होगा, कल्चरल होगा। कल्चरल का मतलब क्या है कि लोग खुद से अपने रूल्स मिल बैठ के डिफाइन करेंगे कि हमें कैसे चलना है। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली नहीं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, मीन जरूरत पड़ने पर रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज भी हो सकती है। प्रिसाइज जॉब टाइटल या लेस प्रिसाइज, लेस प्रिसाइज जॉब टाइटल मीन वर्कर्स कैन स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर एज डिमांड रिक्वायर, फ्लेक्सिबिलिटी। रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू पोजीशन नहीं, रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू स्किल एंड नॉलेज। जिसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स ज्यादा हैं उसको लीडर माना जाएगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल होगी तो क्विक भी होगी, और ऑब्वियसली कम्युनिकेशन क्विक होगी तो इससे डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, रैपिड डिसीजन मेकिंग होगी, क्विक डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। कौन सा अच्छा है दोनों में से, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बर्न्स एंड स्टॉलकर बिजनेस एनवायरनमेंट पे। कौन सा अच्छा है, डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरनमेंट पे। अगर आप ऑपरेट कर रहे हो स्टेएबल या स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट में, मीन ऐसी इंडस्ट्री मार्केट जो स्टेएबल है, स्टैटिक है, जहां पे आए दिन चेंजेस नहीं आती, तो वहां पे स्लो कम्युनिकेशन, स्लो डिसीजन मेकिंग के साथ चला जा सकता है। तो वहां पे मैकानिस्टिक, फॉर्मल, ब्यूरोक्रेसी अच्छा है। स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा होता है, कोई एग्जांपल देंगे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑटो इंडस्ट्री मीन कार इंडस्ट्री, यहाँ पे आए दिन चेंजेस नहीं आती, सालों साल एक ही मॉडल, एक ही शेप चलती रहती है। कभी लाइटें गोल हो गई, कभी सीधी हो गई, कभी टेढ़ी हो गई, शेप भी सेम रहती है, टेक्नोलॉजी भी सेम रहती है। तो ऑटो मार्केट या कार इंडस्ट्री क्या है, स्टेएबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक कहां पे सूटेबल है, रैपिडली चेंजिंग मीन कॉम्प्लेक्स, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। और वो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट की एग्जांपल क्या है, आईटी इंडस्ट्री, जहाँ पे आए दिन चेंजेस आती हैं, आए दिन नई नई चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं। तो वहाँ पे फॉर्मल नहीं, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपको चाहिए। मैनी लेयर्स नहीं, फ्यू लेयर्स पे आपको काम करना होगा। सो अच्छा कौन सा है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू बर्न्स एंड स्टॉलकर बिजनेस एनवायरनमेंट पे। हाँ, स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए मैकानिस्टिक, कॉम्प्लेक्स डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ऑर्गेनिक। आए पढ़ते हैं ऑन पेज 63. An example of contingency theory is the management study of Burns and Stalker. Contingency theory mean कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है। They found that entities within an organization structure better suited to their environment perform well than whose structure is not well suited to their environment. Mean वो companies जिन्होंने environment के accordingly structure adopt किया हुआ है वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगी देन अगर आपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया हुआ। हाँ, अगर आप स्टेबल स्टैटिक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो तो स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है, ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स डायनामिक हो गया है तो फिर मैकानिस्टिक नहीं, आपको कहाँ पे आना होगा, ऑर्गेनिक पे आना होगा। नहीं आए तो वो क्या है, फिर फेल स्ट्रक्चर है, फिर वो मसले फेस करना पड़ेंगे आपको। They identify two reverse categories of organization structure. मीन दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। मैकानिस्टिक क्या है, अथॉरिटीज डेलीगेटेड थ्रू हायरार्किकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। पावर ओवर डिसीजन मेकिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्सन्स पोजीशन इन द हायरार्की। इन रिस्पेक्ट पावर मिल रही है अकॉर्डिंग टू पोजीशन इन द चार्ट रादर देन स्किल या नॉलेज। जबकि ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, देयर इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल, individual influence decision on the basis of knowledge and skills regardless of their position in the chart. Mechanistic क्या है, communication is vertical up and down the chain of command. और क्या है, ब्यूरोक्रेसी है, मीन स्ट्रिक्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, फॉर्मल सिस्टम।
Job are specialized and individual concentrate on their specialist area. Doing the job is the main priority. Operations and tasks are governed by instruction from a superior manager, mean close supervision. Direction, instruction from the superior. और जॉब डिस्क्रिप्शंस आर प्रिसाइज, एक बंदे का एक काम है तो उसने वही करना है, दूसरा नहीं करना. जबकि ऑर्गेनिक क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन कम्युनिकेशन इसमें क्या होती है? क्विक होती है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. कंट्रोल इज कल्चरल रादर देन ब्यूरोक्रेटिक, मीन खुद से अपने रूल्स ये डिफाइन करेंगे. स्पेशलिस्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज आर शेयर्ड एंड कंट्रीब्यूट टू कॉमन टास्क ऑफ द एंटिटी. मीन जॉब स्पेशलाइज्ड नहीं है, आप दूसरे के काम को भी हेल्प आउट करोगे. एंड कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस रादर देन क्लोज सुपरविजन, डायरेक्शन नहीं, एडवाइस उसमें चलेगी. और क्या है साथ? जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिसाइज नहीं, लेस प्रिसाइज. तो क्या करना हमने? ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को रटा लगाना. कौन सा अच्छा है? डिपेंड करता है बिजनेस एनवायरमेंट पे. So they found from their research that one type of organization is not necessarily better than the other. हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं, दोनों अच्छे हैं. However, organic structure is better suited to an entity that need to be responsive to changes, जिसने आए दिन नई changes के against response देना है in its product and market and its environment, like Microsoft, Apple, Google, IT इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके लिए स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है? Organic. Mechanistic structure is better suited to an entity in a stable environment like car manufacturing plant. कहते कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पे दोनों स्ट्रक्चर चलते हैं, मैकानिस्टिक भी ऑर्गेनिक भी. और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? होटल. होटल इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर चलते हैं. होटल के अंदर एक किचन है, क्या ख्याल है? जहाँ पे लोगों ने क्या करना है? फूड प्रिपेयर करना है. तो हर बंदा अपने अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए स्पेशलिस्ट है. वहाँ पे कुछ शेफ़ हैं जिन्होंने क्या करना है? सिर्फ देसी खाने बनाने हैं. कुछ शेफ़ हैं जिन्होंने सिर्फ चाइनीज़ डिशेस बनानी हैं. कुछ शेफ़ हैं जिन्होंने सपोज इटालियन डिशेस बनानी हैं. कुछ शेफ़ हैं जिन्होंने सपोज अफगानी डिशेस बनानी है. हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है. तो कौन सा स्ट्रक्चर है वहां पे? मैकानिस्टिक. लेकिन होटल का जो रिसेप्शन डिपार्टमेंट है वहां पे ऑर्गेनिक चलता है. कैसे ऑर्गेनिक चलता है? कि बिजी डेज में ये सारे लोग रिसेप्शन पे अवेलेबल होते हैं. जब बिजी डेज नहीं होते तो ये मार्केट में जाके मार्केटिंग कर रहे होते हैं. मीन जॉब प्रिसाइज नहीं, क्या है? लेस प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन. एज द डिमांड रिक्वायर दे कैन स्विच फ्रॉम वन टास्क टू अनदर. मीन होटल के अंदर दोनों चलते हैं. रिसेप्शन पे ऑर्गेनिक, बिजी डेज में रिसेप्शन पे अवेलेबल होंगे. नॉन बिजी डेज में कहाँ पे होंगे? मार्केट में मार्केटिंग के लिए ब्रांड को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन जो किचन है या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, हाउस कीपिंग मीन रूम सर्विस वाला डिपार्टमेंट, उसका मेन काम क्या है? एक ही काम है और उसने वही करना है. इस कॉलेज में भी दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं. टीचर हैं तो ये मैकानिस्टिक पे या ऑर्गेनिक पे? मैकानिस्टिक. काम क्या है? सिर्फ आके क्लास में लेक्चर डिलीवर करना. फॉर्मल जॉब प्रिसीशन, प्रिसाइज जॉब टाइटल. हर बंदे के पास अपने अपने सब्जेक्ट की एक कैसेट है जो उसने आके डेली चलानी है, कैसेट बंद करनी है और चलते बनना है. कोई और काम नहीं करना. लेकिन जो रिसेप्शन वाले हैं वहाँ पे क्या चलता है? ऑर्गेनिक. जब आप लोग कॉलेज में होते हैं ये सारे रिसेप्शन पे बैठे होते हैं. जब आप लोग कॉलेज नहीं होते, कहाँ पे होते हो? सेंटर में. तो ये वहाँ पे आके मार्केटिंग कर रहे होते हैं. क्या ख्याल है? मीन एज डिमांड रिक्वायर वर्क, ये क्या करेंगे? स्विच करेंगे. सो कहाँ पे मैकानिस्टिक चलता है वो भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. कार इंडस्ट्री. कहाँ पे ऑर्गेनिक चलता है वो भी हम एग्जांपल दे सकते हैं. आईटी इंडस्ट्री. नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्री की एग्जांपल दे जहाँ पे दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं. होटल इंडस्ट्री में या फिर कॉलेजेस में. आइए पढ़ते हैं क्या कहता है. एग्जाम्पल 1. इट इज कॉमन फॉर बोथ एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन.
For example, hotel chain employs organic processes, service departments such as reception and marketing, and mechanistic process production departments such as housekeeping and kitchen. इन्हीं एग्जाम्पल्स को नीचे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया. एग्जाम्पल 1, it is common for both mechanistic and organic elements to exist side by side within the same organization. Many hotel chains will employ mechanistic processes with their production departments such as housekeeping and kitchens, whereas structured processes and routines are vital. में routine एक ही काम करना important है. In the service department such as reception and marketing, they will adopt organic method that can react to change in consumer demand and identify creative ways to monetize the asset and brand. Monetize बोलते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने को. मीन जैसे डिमांड रिक्वायर करेगी, कस्टमर नहीं आ रहे तो ये फिर क्या करेंगे, मार्केट के अंदर जाके ब्रांड को, मीन एसेट्स को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं थ्रू मार्केटिंग. एग्जाम्पल 2, many IT companies such as Microsoft, Apple, Google operate in such a fluid, dynamic business environment. Fluid का मतलब क्या? तेजी से बहता हुआ मीन चेंजेस. एक चीज है तो वो बह जाएगी, पीछे से कोई नई चीज आएगी. मीन ये क्या है, डायनामिक एनवायरनमेंट. सो IT such as this operate in such a fluid, dynamic business environment that their organization need to be highly flexible and ever evolving in order to continue to compete. These companies tend to reflect more of the organic trait rather than mechanistic trait. Trait बोलते हैं characteristics को या properties को. मीन ये ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज पे चलेंगे rather than mechanistic properties पे, which help them thrive in an industry that has notoriously short product life cycle. Thrive बोलते हैं survive करने को, sustain करने को, ताकि ये sustain कर सके, survive कर सकें in an industry that has notorious बोलते हैं too much, मीन बहुत तेजी से इनकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल चेंज होता है, इसलिए इनको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर पे चलना पड़ता है फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक कम्युनिकेशन. On the other hand, traditional car manufacturing plant display more mechanistic traits. The industry is less dynamic than IT and product life cycle are longer. Reporting line are more formalized and bureaucracy often more commonplace. तो लर्न क्या करना हमने, मैकानिस्टिक की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जामिनर कहता है नहीं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें कहाँ पे मैकानिस्टिक ऑर्गेनिक बोथ साइड बाय साइड ऑपरेट करते हैं, तो एग्जाम्पल 1 छाप देंगे. नहीं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें मैकानिस्टिक किस कहाँ पे चलेगा और ऑर्गेनिक कहाँ पे चलेगा, तो एग्जाम्पल 2 छाप देंगे. हाँ, इनकी शॉर्ट समरी हमने ऊपर निकाल दी, ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम यूँ अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं. पीछे चैप्टर 3 में हमारे पास एक टॉपिक और रह गया, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे. उसके बाद कोई 2 दिन हमारे इसके क्वेश्चंस पास पेपर के ऊपर लगेंगे, और उसके बाद कोई 4 दिन का एक चैप्टर है, चैप्टर 5, वो हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन नवंबर. और 2 दिसंबर से हमारा एक टर्म टेस्ट स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे चैप्टर 2, 3, 5, और वो हमारा टेस्ट जो है क्लास में होगा, टर्म टेस्ट क्लास होगा, ताकि कोई 2 नंबरियां और प्रॉपर वो जो हमने फाइन डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हकदार लोगों को मिल सके. ठीक हो गया, भाग जाओ.